ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जीक्यूटिव आईएएस। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पीटी 365 की आईआर सेक्शन, पीटी 365 की आईआर सेक्शन पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट सेकंड। हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी यूएन एंड उसके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया था। ऑल राइट, आज हम स्टार्ट करेंगे G20 से, जो कि वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था दोस्तों हमारे इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन रल्म में। ऑल राइट, इसीलिए ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैसेट हो जाता है जिससे क्वेश्चन बन सकती है फॉर श्योर। ऑल राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So, as we all know that the G20 summit was held for the first time at New Delhi, right? And the theme was Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, or One Future. All right? ये तो हो गई हमारी फैक्चुअल बातें दोस्तों, बट एक कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पे ये है कि समिट का मतलब क्या होता है। समिट का मतलब ये होता है दोस्तों, इट इज बेसिकली अ मीटिंग मीटिंग बिटवीन मीटिंग बिटवीन दी head of the states, meeting between the head of the states। all right, तो ये बात आप जहन में रखिएगा, जो समिट होता है वो मीटिंग बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट्स होता है। ऑल राइट, तो G20 एक समिट हुआ था दिल्ली में जिसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ऑल राइट, अब चलिए देखते हैं फी ऑफ द की आउटकम्स ऑफ G20 समिट। ऑल राइट, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम है G20 समिट का वो है दी न्यू दिल्ली लीडर्स जॉइंट डिक्लेरेशन। राइट, ये एक फाइनल डिक्लेरेशन थी दोस्तों, जो एक कंसेंसुअली साइंड डिक्लेरेशन थी, वेयर ऑल द लीडर्स ऑफ G20 स्टेट्स जितने भी थे उन्होंने अपनी असेंट, अपनी कॉन्सेंसस दिया था। राइट, व्हाट दिस डिक्लेरेशन वाज ऑल अबाउट। तो ये डिक्लेरेशन में मेन थीम्स बेस्ड आइडियाज थे, जैसे कि एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विमेन एम्पावरमेंट, रिफॉर्म्स ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ग्लोबल पीस। राइट, ये सारे थीम थे जिसके बेस्ड में वेरियस प्रोविजंस इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर में मेंशन है, जो कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है ऑफ G20 वो सारे अबाइड करेंगे व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रूल। ऑलराइट, तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम था G20 समिट का। राइट, रिमेंबर द नेम, इट इज न्यू दिल्ली जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ G20। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम वाज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। राइट, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है, बट इट वाज जस्ट एम्ड एट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ बायोफ्यूल्स। राइट, हम ये डिटेल में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करेंगे, बट जस्ट हैव इन द माइंड दैट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज वन ऑफ द मेजर आउटकम। ऑल राइट, द थर्ड वन इज देयर वाज अ MOU, राइट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो साइन हुआ था दोस्तों कुछ का देशों के साथ, जो इंडिया ने लीड किया था, एंड अरब नेशंस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। ऑलराइट, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था। हम देखेंगे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। ऑलराइट, एंड द फोर्थ एंड फोरमोस्ट successful diplomacy of our country in G20 was the inclusion of African Union as permanent member of G20। राइट, इससे पहले सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही एक रीजनल ग्रुपिंग थी दोस्तों जो G20 का पार्ट था। राइट, अब टोटल G20 में EU प्लस AU भी अब शामिल हो गया है। AU क्या है? AU बेसिकली अफ्रीकन यूनियन है। राइट, तो जो भी प्रेसिडेंशियल कंट्री होती है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल स्टेट होता है G20 का, उनको एक इनिशिएटिव इनिशिएट करने का परमिशन होता है, जिससे वो किसी एक पर्टिकुलर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करने का प्रपोजल रख सकते हैं। तो दिस टाइम इंडिया हैड प्रपोज्ड टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन, जो काफी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था फ्रॉम इंडियन साइड टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन। एंड वी हैव इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, द नेम इज अजाली, not very remember but just remember Azali Ashomani।
राइट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जिसको इंडिया ने इनवाइट किया था फॉर G20 समिट, राइट, एंड जिससे इंडियन एंड अफ्रीकन यूनियन की रिलेशन में एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था, राइट। सो दिस इज द फोर्थ एंड foremost important outcome of G20 summit, which was held in Bharat Mandapam, that is New Delhi, right. Some other outcome was there was several initiative launched, that was G20 satellite mission for environment and climate observation for global south, right, ये भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। then the next one is global regulatory framework for crypto asset and use of artificial intelligence responsibly, right? The third and foremost, it is also very important, the framework for GDPIR. What is GDPIR? GDPIR क्या है दोस्तों? Basically global digital public infrastructure repository respectively. All right? इसका मतलब क्या होता है? आज के दिन में जितने भी डिजिटल डिवाइड हैं दोस्तों, जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है स्टेट्स में, उसको ब्रिज करने के लिए एक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, दैट वाज ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ऑलराइट, सो दैट जितने भी हैव एंड हैव नॉट्स हैं उनको इक्वल इंक्लूसिव एक्सेस दिया जा सके व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। देन द नेक्स्ट आउटकम वाज financial inclusion action plan, right, for individuals and MSME, those who want to get access of finances for their projects, all right. Members for the first time unanimously endorsed the advancement of culture as an standalone goal in the document called काशी कल्चर पाथवे, ऑलराइट। तो ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कल्चर को एज एन स्टैंड अलोन गोल उन्होंने डिक्लेयर किया था, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट आउटकम इज द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बिटवीन द G20 स्टेट्स, ऑलराइट। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हमारे काम के लिए हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि what is GDPIR related to, right? So remember, it was basically related regarding the digital infrastructure and the digital divide in the India, all right? So the next initiative which was taken was the G20 generic framework for mapping global value chains, all right? ये सारे हम वेरियस इनिशिएटिव्स देख रहे हैं जो G20 समिट के दौरान लिए गए थे हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा, ऑलराइट। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों वो हम देखेंगे इंडिविजुअली, राइट। नाउ वी आर जस्ट लिस्टिंग आउट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, राइट। देन वी हैव साइंड अ डॉक्यूमेंट ऑन वन फ्यूचर अलायंस, राइट। वन फ्यूचर अलायंस क्या है? एंड सोशल इम्पैक्ट फंड, राइट। We have signed One Future Alliance and Social Impact Fund, right? What is the main agenda of this? The main agenda is implement digital public infrastructure in countries of the global south, all right? The same issue of bridging the digital divide in the countries, all right? So all right, so then there was promotion of thematic roadmaps and principles, all right. कितने थीम बेस्ड मीटिंग्स हुए थे दोस्तों, जैसे कि जयपुर कॉल फॉर एक्शन हुआ था। इट वाज बेसिकली फॉर एनहांसिंग MSMEs एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टू प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ MSME इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। कैसे MSME जो प्रोजेक्ट हैं वो एक कंट्री तक ही लिमिट ना रह के एक इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड को एक्सेस कर पाए, उसके लिए हुआ था जयपुर कॉल फॉर एक्शन। देन हुआ था चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स। It was basically held for sustainable and resilient blue ocean based economy, all right. Chennai, remember Chennai is a coastal city, right? So basically a initiative for sustainable and resilient blue economy, all right. Then there was a Gandhinagar implementation roadmap, right? What was Gandhinagar implementation roadmap? Basically it was to promote the idea of information platform, right? Gandhinagar information platform for strengthening the G20 land initiatives, right? Land initiative क्या है दोस्तों? It was basically aimed to prevent, halt and reverse land degradation
with the ambition to reduce degraded land by 50% by 2050, राइट। तो जितने भी लैंड डिग्रेडेशन के इशू हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हुआ था गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये दोनों इनिशिएटिव ली गई थी, राइट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट जितनी भी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, हॉल्टिंग हो रही है, एंड ऑल्सो दे एम्ड they decided to reverse all the land degradation by 50% by 2040, right। तो ये हुआ था अंडर गांधीनगर implementation roadmap, right। then the next one is Goa roadmap for tourism, right। roadmap for tourism, it was for the vehicle for achieving the sustainable development goals to achieve sustainable tourism, right। so जो Goa roadmap for tourism है, it was basically for this प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑलराइट। तो जितने भी सिटीज हैं उनको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। जयपुर अगेन ग्रेट एमएसएमई सेंटर, सो इसके लिए एमएसएमई इनिशिएटिव चलाया गया था सो दैट एमएसएमई कैन हैव अ इंटरनेशनल एक्सेस टू द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। देन चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर द ब्लू इकोनॉमी, ऑलराइट, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। देन गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड गांधीनगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर the land initiative which aimed to prevent the land degradation, right। and there was a Goa roadmap for tourism for sustainable tourism, all right, ये याद रखिए। अब थोड़ी चीज हम देख लेते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो अब एक नया मेंबर बन चुका है G20 का, ऑलराइट। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, ये है एडिस अबाबा इथियोपिया में, ऑलराइट। एडिस अबाबा इथियोपिया में, ये याद रखने वाली चीज है, ऑलराइट। इसकी जेनेसिस कहाँ कब हुई थी दोस्तों, इट वाज बेसिकली लॉन्च्ड इन 2002 एज एन सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करती थी दोस्तों, जिसकी आप टाइमलाइन देख सकते हैं फ्रॉम 1963 टू 1999, जिसको नलीफाई करके 2002 में अफ्रीकन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके टोटल 55 मेंबर्स हैं, ऑलराइट, जो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बनाते हैं, ऑलराइट। इसका एम क्या है, इसका एम है बेसिकली टू प्रमोट अफ्रीकाज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय चैंपियनिंग सिटीजन इंक्लूजन एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन states, all right। So just remember the promoting Africa's growth and economic development, all right, through citizen inclusion and increased cooperation। और कुछ फैक्ट्स हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, उतना जरूरी नहीं है, बट जस्ट हैव द आइडिया, इट इज अ सेकंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, to become a permanent member of G20। जैसे कि already I have told you that EU was the first regional organization and African Union became the second regional organization to become a part of G20, all right। Recently AU, that is African Union, has suspended Niger because of the military coup that was happened in the Niger, and because of the destabilization of the government, the African Union has suspended Niger from the union, all right। So India is not only engaged with African Union when it comes to Africa continent, we are also a part of two important grouping, that is AFCFTA, right। what it is basically African Continent Free Trade Agreement and Southern African Customs Union, right, that is SACU। So India is formally engaged with two other groupings, that is FTA, right, FTA, that is African Continent Free Trade Agreement, and also Southern African Customs Union, that is SACU, all right। So what is AFCFTA? It is basically agreement that was signed in 2018 between 55 African nations to create the largest free trade area in the world, right। As Africa by the size is very huge, that is why all the 55 member nation of African Union, they have come together to sign a free trade agreement, so India is also part of that particular agreement, right। the next one is SACU, that is Southern African Customs Union, right। it is a customs union among 5 countries, mainly Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, and Southern Africa, all right। so these are the 5 members of SACU, that is Southern African कस्टम यूनियन, राइट। वो सब तो ठीक थी, अब हमारे लिए जो सबसे जरूरी बात है दोस्तों वो है G20 के बारे में, ऑलराइट।
हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी important thing from the prelims point of view when it comes to G20. All right. So when G20 was founded, it was basically founded in the year 1999. G20 1999 में बना था दोस्तों, post Asian financial crisis of 1997. Right. Asian financial crisis of 1997 क्या है दोस्तों? It was basically a crisis caused due to currency devaluation in Thailand, which later cascaded into South Korea and etc. and led to the major financial crisis in the Asia, right? So, following this particular financial crisis, the foundation of G20 was laid. All right. So basically there was G7 countries. पहले G7 countries थे दोस्तों, वो basically Western countries थे, right? Like UK, US, Germany, France, Italy, Japan, and Canada. These are the 7 members countries of G7. All right. तो इनको लगा कि अब सिर्फ हम 7 देशों से नहीं होगा, हमें और भी देशों को इंक्लूड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ग्लोबल क्राइसिस लाइक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट? क्योंकि कोई भी क्राइसिस किसी भी कॉन्टिनेंट में होती है, उसकी जो असर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, राइट? इट हैव अ काइंड ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट. So in order to nullify such global impact, they have formulated a platform that is G20 so as to have a regional cooperation when it comes to global economic and financial issues, right? तो इसमें बेसिकली जब स्टार्टिंग में G20 बना था, तो इसमें बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही मिलते थे दोस्तों, सो दैट टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंसेस, राइट? तो ऐसे G20 का गठन हुआ था, ऐसे G20 बना था. ऑलराइट. इसका पर्पस क्या है? G20 का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, राइट? तो आप ये टर्म इकोनॉमिक फाइनेंस ज्यादा देखेंगे, राइट? सो बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ G20 is to strengthen the global economic and financial structure, right? Architecture. तो ये बेसिक एम है, बेसिक स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू G20, राइट? लेटर ऑन दे हैव एक्सपेंडेड देयर विजन टू टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सेट्रा. क्लाइमेट चेंज, ट्रांस ट्रांस बॉर्डर trans-border terrorism and etc. Later, they have expanded their horizon, but the basic structure is economic and financial architecture, which needs to be safeguarded. All right. तो इसीलिए आप जितने भी इनिशिएटिव्स, अग्रीमेंट्स देखेंगे दोस्तों, वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेटेड ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड हो, राइट? तो ये सारे जितने भी इनिशिएटिव है, इट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस एंड आर्किटेक्चर. ऑल राइट. तो इसके मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन है दोस्तों? इसके मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन है? मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन है उससे ज़्यादा जरूरी है कि सर हम इसे याद कैसे करें. ऑलराइट सर, हम इसे याद कैसे करें? 20 टोटल 21 देश हैं, हम इसे कैसे याद करें? तो सिंपल है, आप पहले याद कर लीजिए G7 की कंट्रीज, राइट? G7 में कौन कौन है? बेसिकली यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है एंड कनाडा है, राइट? दिस आर G7 कंट्रीज. प्लस आ जाएंगे आपके ब्रिक्स कंट्री, राइट? ब्रिक्स हमारी जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये टोटल कितने हो गए? 7 + 5 12. अब बचे टोटल 8 प्लस अफ्रीकन यूनियन जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, राइट? तो अब 8 को हम कैसे याद रखें? जो रिमेनिंग 8 कंट्रीज है उसको हम कैसे याद रखें? तो दोस्तों जो ये मैं लाइन आपको बता रहा हूं, ये एक एक जेनेसिस की भी एक इवोल्यूशन भी है, राइट? पहले G7 कंट्रीज एग्जिस्टेंस में आए, उसके बाद उन्होंने अपना लिमिट को एक्सपेंड करने का सोचा, तब उन्होंने जो मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज ब्रिक्स कंट्रीज, उसको इनकॉर्पोरेट किया, राइट? उन्होंने ब्राजील को किया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, उसने रसिया को किया, उसने इंडिया को किया फ्रॉम एशिया, उसने चाइना को किया फ्रॉम एशिया, उसने साउथ अफ्रीका को किया, राइट?
देन उन्होंने सोचा कि अब इसको हम थोड़ी और रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में ले जाते हैं, जो अपने एरियाज में, जो जो कंट्रीज अपने एरियाज में एक मेजर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया फिर मैक्सिको को, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया फिर मैक्सिको को, राइट। उन्होंने नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट से मैक्सिको को किया, साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट से साउथ अमेरिका से उन्होंने किया अर्जेंटीना को, राइट, अर्जेंटीना को, फिर अर्जेंटीना को, राइट, फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट से किया इसको, टर्की को किया, एंड फिर उन्होंने आगे सऊदी अरेबिया में, फिर आगे एशिया में जहां से ये सारा प्रॉब्लम इमर्ज हुआ था, दैट इज साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ कोरिया, राइट। साउथ कोरिया को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। साउथ कोरिया को इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो आगे कहाँ पे, वो आगे बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वो आगे बेसिकली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाद उन्होंने फाइनली इनकॉर्पोरेट किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने यूरोप के कंप्लीट यूरोपियन यूनियन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ही उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर अभी मोस्ट रिसेंट वन है अफ्रीकन यूनियन, राइट। So this is how you remember the entire genesis of G20 countries. G7 plus BRICS plus Mexico, right? Remember America, South America, remember Argentina, Middle East, remember Turkey and Saudi Arabia, right? From Asia, remember the South Korea. Then they have incorporated Indonesia, then Australia, and then finally entire European Union, then African Union, which is the most recent, right? So this is how you can remember the entire members of the G20 countries, right? I am hoping that you guys have found it little bit helpful, right? Now let's discuss about the working of G20. G20 work कैसे करते हैं, उससे पहले let's have a brief overview of the important G20 clouds, right? G20 का importance क्या है? So it represents 85% of global GDP, right? It represents 85% of global GDP. It represents 75% of global trade, right? जितने भी G20 कंट्रीज है दोस्तों, वो 85% of global GDP रिप्रेजेंट करते हैं, 75% of global trade रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस of G20 countries, right? G20 countries, and this is how inclusive it is, all right? तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। अब चलिए हम आ जाते हैं वर्किंग्स ऑफ G20 की, all right? कि G20 वर्क कैसे करते हैं। तो पूरे वर्किंग को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक इजी क्लासिफिकेशन देता हूं, ऑलराइट। तो आप तीन चीज याद रखना व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑफ G20, स्ट्रक्चरल वर्किंग ऑफ G20। आप तीन चीज याद रखना। पहला जो है वो है इनफॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। ये इनफॉर्मल G20 वो है इनफॉर्मल ग्रुपिंग। मैं बताऊंगा इनफॉर्मल ग्रुपिंग क्या होती है। इट इज बेस्ड इन द presidential system and it is basically based on the troika system, right? Troika system, right? इनफॉर्मल ग्रुपिंग क्यों है? क्योंकि इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है दोस्तों। इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, जैसे बिम्स्टेक की ढाका में है और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक सेक्रेटरिएट होती है, वैसे इसकी कोई भी परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। इसीलिए इट इज बेस्ड इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम? इट इज बेसिकली बेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, राइट? इस साल अगर इंडिया प्रेसिडेंट है, इंडिया के पास इसका समिट को हेल्ड करने का प्रेसिडेंसी है, पिछले साल वो इंडोनेशिया के पास था और अपकमिंग दैट इज 2024 में वो ब्राजील के पास में होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम व्हिच इज बेसिकली बेस्ड इन द रोटेटिंग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राइट? यहीं से आ जाता है दोस्तों ट्रोइका सिस्टम ऑफ G20। What is Troika system? It is basically a combination of the current, previous and incoming presidency countries, right? तो जैसे अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं दोस्तों, तो करंट हम इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी था, राइट? 2023 में द प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड बाय इंडिया, राइट?
उससे पहले किसके पास था? उसके पहले था इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया के पास था। और नेक्स्ट ईयर किसके पास हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर बेसिकली हो जाएगा ब्राजील के पास में। नेक्स्ट ईयर किसके पास हो जाएगा? ब्राजील के पास में हो जाएगा। तो ये तीनों कंट्री मिलके, दैट इज करेंट विच वाज इंडिया, देन प्रीवियस विच वाज इंडोनेशिया, एंड इनकमिंग दैट इज ब्राजील, ये तीनों मिलके बनाते हैं ट्रोइका सिस्टम। ये तीनों मिलके बनाते हैं ट्रोइका सिस्टम। ट्रोइका सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? राइट, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इवन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ट्रोइका सिस्टम की इंपॉर्टेंस है दोस्तों बेसिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, implementation of the policy, right? So let's say we have uh, we have combinedly launched the Indian leader Delhi declaration document, right? अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा दोस्तों, दैट इज ब्राजील, वो मेक श्योर करेगा कि जितने भी डिसीजन कंसेंसस लिए गए थे दिल्ली डिक्लेरेशन में, वो सारे फॉलो हो रहे हैं, राइट? सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द implementation of the policies, implementation of the frameworks that have consensusly decided by the member country, right? So this is what is the importance of ट्रोइका सिस्टम, राइट? सो जो 2023 की ट्रोइका सिस्टम थी दोस्तों, वो बेसिकली इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील थी, जो मैंने अभी आपको बताया, राइट? इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता है? इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों, जो 2023 का ट्रोइका सिस्टम था, दे वेयर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट? जो इंडोनेशिया है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री था, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड ब्राजील भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट? सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रोइका सिस्टम ऑफ 2023। तो सर डेवलपिंग सिस्टम से क्या सिग्निफिकेंस हुआ? बेसिकली दे विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द developing nations and the interest of the global south, right? So here is the significance of troika system that comes into the play. The 2024 troika system will comprise of Brazil, India and South Africa, right? So this year 2024 में G20 समिट कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। तो ये करेंट नेशन हो जाएगा, राइट? इससे पहले 2023 में कहाँ हुई थी? वो इंडिया में हुई थी, इसीलिए वो प्रीवियस प्रेसिडेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025 में कहाँ होगी? वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में होगी, राइट? सो 2024 का जो ट्रोइका सिस्टम है दोस्तों, ये बेसिकली ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका को कंप्राइज करता है, राइट? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखें, राइट? विच ऑफ द कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ 2024 ट्रोइका सिस्टम, राइट? सो आंसर विल बी द कंट्रीज एक्सक्लूडिंग ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, राइट? तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होंगे वो वो राइट होंगे बेसिकली, राइट? बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रोइका, ऑलराइट? तो जब हम G20 की बात करते हैं दोस्तों, तो G20 में दो पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं, राइट? पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं व्हेन इट कम्स टू द कंडक्शन ऑफ द समिट, राइट? कंडक्शन ऑफ द समिट, की समिट कैसे कंडक्ट होता है, व्हाट आर द सिस्टम्स, राइट? तो दो पैरेलल ट्रैक्स से ये पूरा G20 का इंजन चलता है, राइट? तो जो पहला ट्रैक है दोस्तों, वो फाइनेंशियल ट्रैक है, राइट? ये जो पहला ट्रैक है, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो जो पहला ट्रैक है वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रैक है, एंड जो दूसरा ट्रैक है वो शेरपा ट्रैक है, राइट? आपने बहुत ज्यादा ये वर्ड सुना होगा, शेरपा ऑफ G20, जो अमिताभ कांत थे, राइट? द सीईओ ऑफ नीति आयोग, राइट? ही वाज द शेरपा। तो ये फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक क्या है, राइट? तो अंडर फाइनेंशियल ट्रैक दो इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलते हैं, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं दोस्तों, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं, एंड दूसरा मिलते हैं गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट? तो फाइनेंशियल ट्रैक ये एक ओरिजिनल फ्रेमवर्क है G20 की, राइट? जैसे कि मैंने बताया, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था टू प्रमोट द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, राइट? तो अभी भी फाइनेंशियल ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द G20 मेंबर्स नेशन है एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक, वो अपनी मीटिंग करते हैं डिस्कसिंग द वेरियस टेक्स ऑफ द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ देयर नेशन। एंड जो सेकंड शेरपा ट्रैक है दोस्तों, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, राइट? हेड ऑफ द स्टेट। तो जैसे मीटिंग हुई थी बिटवीन द हेड्स ऑफ द स्टेट्स लाइक जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, राइट? देन द प्रीमियर, द एमिरेट ऑफ
UAE, right? Mohammed bin Salman was here. Then Justin Trudeau was here from Canada, right? तो ये जितनी हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होती है उसको सेरपा कंडक्ट करवाते हैं। जो सेरपा ट्रैक होता है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेड ऑफ द स्टेट, दैट जिसको हम बोलते हैं समिट। जो समिट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है वो सेरपा होती है, राइट? सेरपा। तो जो शेरपा होते हैं दोस्तों, जो प्रेसिडेंशियल शेरपा होते हैं, जिस इस बार जो थे अमिताभ कांत जी, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, द शेरपा इज डायरेक्टली आंसरेबल टू पीएम, राइट? द शेरपा इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, शेरपा इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द पीएम ऑफ द presidency state, all right? So this is what are the two parallel tracks when it comes to G20, right? So as we have already discussed that the G20 do not have any permanent secretariat or staff, that is why it is based in the presidential order, right? Presidential system. अब चलिए हम बात कर लेते हैं वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ G20 की, राइट? तो पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ G20. सो G20 played a very crucial role in addressing the financial crisis of 2008 and 9, right? जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 आया था दोस्तों, तो G20 के मेंबर स्टेट्स ने बहुत ही की रोल प्ले किया था। सिमिलरली इन द यूरोजोन क्राइसिस इन 2010 एंड एक्सेट्रा, दे हैव आल्सो सैंक्शनड अ 10 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक, राइट? तो ये सारे अचीवमेंट्स टिल नाउ है G20 नेशंस के, राइट? दे हैव आल्सो इंटरवीन्ड इन द यूएस चाइना trade truce in 2018, right? They have also brought the tax reform for the benefit of low income countries when it comes to international trade. So these are some of the achievements, right? So they have addressed global financial crisis. They have sanctioned a 10 trillion rescue package for COVID-19 pandemic. उन्होंने यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस भी करवाया था 2018 में दोस्तों, एंड उन्होंने टैक्स रिफॉर्म लाने में भी बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट? तो इसीलिए हम G20 को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। G20 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑलराइट? तो अब जितनी भी इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव्स ली गई थी दोस्तों, जो हमने डिस्कस किया था, एनलिस्ट किया था, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया, दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट? अगर डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हमें एक ब्रीफ जानकारी होनी जरूरी है, राइट? तो चलिए हम देखते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट? इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही हाई है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये था बेसिकली दोस्तों इंडिया का एक इनिशिएटिव, राइट? इसमें लीडर्स लाइक सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, राइट? इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड यूएई शामिल थे, राइट? नॉट द एंटायर G20 कंट्रीज दोस्तों, इसमें G20 के बियॉन्ड भी कुछ मेंबर स्टेट शामिल है, राइट? सिर्फ G20 के बीच में ही नहीं था। जैसे कि हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की मेंबर्स की बात करेंगे तो इसमें 7 G20 कंट्रीज थी, राइट? 7 G20 कंट्रीज, जैसे कि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, प्लस अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, ये 7 G20 कंट्रीज थे, राइट? 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज थे, राइट? G20 इनवाइटी कंट्रीज मतलब जो प्रेसिडेंट स्टेट होता है दोस्तों, जो इंडिया था, इंडिया को कुछ कंट्रीज को इनवाइट करने का भी प्रोविजन रहता है कि यस, हेड ऑफ द स्टेट वो हमारे कंट्री में आके G20 की समिट को अटेंड कर सकते हैं, राइट? तो इस ऐसे ही 4 G20 इनवाइटीज कंट्रीज थे, दैट इज बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस एंड यूएई। ये सारे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के मेंबर्स हैं, राइट? 8 नॉन G20 कंट्रीज, राइट? तो 8 जो नॉन G20 कंट्रीज है, दे आर नाइदर द इनवाइटी कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ G20, जैसे कि आइसलैंड, केनिया, गुयाना, पैराग्वे, सिचेल्स, श्रीलंका, उगांडा एंड फिनलैंड। दिस आर द 8 नॉन G20 कंट्रीज हु आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबल फ्यूल अलायंस, राइट? तो अब मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल बताऊं दोस्तों, तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि only the members of G20 countries, only the members of G20 countries are the part of GBA, that is Global Biofuel Alliance. Is this statement true or false? Right? आप मुझे कमेंट में बताइए। Only the members countries of G20s are the part of Global
बायोफ्यूल अलायंस। इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट? इसकी आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको आंसर पता ही चल गया होगा। ऑलराइट, एंड इसमें 7 G20 कंट्रीज, 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज, 8 नॉन G20 कंट्रीज के अलावा भी 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके पार्ट हैं। दे आर बेसिकली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड एक्सेट्रा, राइट? तो हम चलिए इसकी बेनिफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का बेनिफिट इंडिया के लिए क्या होगा, राइट? So basically it will boost India's biofuel initiative, right? So इंडिया की बायोफ्यूल इनिशिएटिव है, जैसे कि पीएम जीवन, सतात, गोवर्धन स्कीम, ये सारी को एक बूस्ट मिलेगी थ्रू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, राइट? इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, राइट? इट विल रिड्यूस दी ऑयल डिपेंडेंसी, क्योंकि अभी हम 80% जो अपनी ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, राइट? It will also achieve the national target of 20% ethanol blending in petrol by 2025-2026, right? ये जो 20% ethanol blending जब हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो इसमें जो हमारी import dependency on oil है वो काफी कम होगा, right? And it will also create a additional opportunities for Indian industries, right? Meeting global biofuel demand and exporting technology and equipment, right? So this is what will be the benefit. These are some of the benefits that India will have through the global biofuel alliances, right? So this was all about the global biofuel alliance. अब चलिए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न स्पाइस रूट, मॉडर्न स्पाइस रूट, मॉडर्न स्पाइस रूट, राइट? यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, स्टेट एग्जाम्स में या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, राइट? विच कॉरिडोर इज नोन एज मॉडर्न स्पाइस रूट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो रिमेंबर इट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? So it was a memorandum of understanding signed between the between the countries like India, US, Saudi Arabia, European Union, UAE, France, Germany, and Italy, right? So these are basically the member states of इंडिया, राइट? मेंबर्स ऑफ इंडिया। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया दोस्तों, राइट? यूएई हो गया, एंड यूरोप के कंट्रीज है। इन्होंने कोलाबोरेटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की टू इस्टेब्लिश द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट? सो व्हाट इट इज, राइट? जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, वो है क्या, राइट? तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, राइट? एंड रोड ट्रांसपोर्ट विच विल बेसिकली connect the three continents, that is the Europe, the Middle East, and the India, right? So it will connect the three zones, that is Europe, Middle East, and India through the rail network, ship to rail network, and road transport route, right? तो यूजुअली दोस्तों, जब यूरोप से कोई भी चीज इंडिया की तरफ आता है, तो दैट बेसिकली टेक्स अ सुएज रूट, राइट? जो सुएज कनाल की रूट है, सुएज कनाल की रूट है, वो बेसिकली ये रूट हमें लेना पड़ता है, जो कि एक लॉन्ग रूट भी है, प्लस साथ में सेवरल इशूज सच एज सी पायरेसी देखने को मिलती है, सी पायरेसी देखने को मिलती है। देन देर इज सम रीजनल इश्यूज जो हमें देखने को मिलती है, ड्यू टू रीजनल इम्बैलेंसेस हमें कंजेशन देखने को मिलता है, ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण से जो ग्लोबल ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, एंड अगर डिले हो गई तो वो साथ में कॉस्टली भी हो जाती है दोस्तों, जिसको होस्ट कंट्रीज को ये सारी कॉस्ट जितने भी होते हैं उसको बेयर करना पड़ता है, राइट? सो लेट्स से यूरोप की अगर कोई कंपनी है जिसको इंडिया में चीज भेजना है, एंड किसी कारणवश ये कंसाइनमेंट यहाँ पे फंस गई, सुएज कनाल में फंस गई, तो इसका जितना जितना भी कॉस्ट होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो यूरोप को ही देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर जितने भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, कंजेशन, रीजनल अनस्टेबिलिटीज, कॉस्टली फ्रेट एंड एक्सेट्रा, ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने अपनी एक एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ स्पाइस रूट थी, उसको हमने अपग्रेड करने का सोचा, राइट?
जितने भी ये मेंबर्स कंट्रीज थे, दैट इज इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, इन्होंने सोचा कि हम एक नेटवर्क ऑफ रेल रोड बनाएंगे, शिप टू रेल नेटवर्क बनाएंगे एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट बनाएंगे, जो बेसिकली ये तीनों रीजन्स को कनेक्ट करेगा, राइट। तो इसके दो कॉरिडोर्स होंगे दोस्तों। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं मैप में, जो आप देख पा रहे हैं, राइट, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, ये बेसिकली दो कॉरिडोर से मिलके बनेगा, राइट। एक तो होगा ईस्ट कॉरिडोर, राइट, एक तो होगा ईस्ट कॉरिडोर विच विल बेसिकली कनेक्ट इंडिया, राइट, यहाँ मुंबई आप देख पा रहे होंगे, इंडिया को अरब गल्फ से कनेक्ट करेगा। ये हो गया ईस्ट कॉरिडोर, राइट। ये बेसिकली एक सी रूट के थ्रू किया जाएगा, ये बेसिकली एक सी रूट के थ्रू किया जाएगा, राइट। हम इसको रेल रूट के थ्रू भी कर सकते थे दोस्तों, लेकिन हमारे बीच में आ जाता है पाकिस्तान, जो नॉट सो इजी कंट्री है फॉर इंडिया, इसीलिए हम बेसिकली इसको एक सी रूट से कनेक्ट करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे हमारी चाहबार फोर्ट है ईरान में, उसको हम अपनी मुंबई के पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। फिर आता है एक नॉर्दर्न कॉरिडोर। नॉर्दर्न कॉरिडोर जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है दोस्तों, ये जो अरेबियन गल्फ कंट्रीज है, उसको यूरोप से कनेक्ट करेगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहां से ये ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन से ये डायरेक्ट आ जाएगा कहां, ग्रीस पे, राइट। सो दिस इज हाउ द एंटायर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल ऑपरेट, राइट। इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स होंगे, दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स होंगे दोस्तों। जो पहला होगा वो होगा ईस्ट कॉरिडोर एंड जो दूसरा होगा नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर वो इंडिया को अरेबियन गल्फ कंट्रीज से कनेक्ट करेगा एंड नॉर्थर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ कंट्रीज टू यूरोप कनेक्ट करेगा, राइट। इसका एम क्या है? एम सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट प्रोवाइड करेगा, जिससे जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाए बिटवीन इंडिया एंड यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप, राइट। ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के, इनके लिए जो ट्रेड ट्रांजिट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली, रिलायबल, फिजिबल हो जाए, राइट। तो इसकी अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, राइट। ये एक प्रोजेक्ट है जो 2021 में अनाउंस किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा, राइट, इन द यूके। जब G7 समिट हुआ था 2021 में यूके में, तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट का, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज PGII, उसको उन्होंने एनविजन किया था कि हम ये सोचेंगे, राइट। तो इसी प्रोजेक्ट के थ्रू में उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज मॉडर्न आइस रूट, उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो क्या सर इस पर्टिकुलर PGII प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही ये प्रोजेक्ट है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? नहीं, इसमें एक और प्रोजेक्ट है, दैट इज बेसिकली ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर, राइट। ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर दैट एम्स टू कनेक्ट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विद द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट। So this is what is the two important project under the partnership for global infrastructure and investment, right? इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस क्या होगा? बेसिकली स्पीड ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 40%। जो इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड है दोस्तों, उसको 40% बूस्ट मिलेगी स्पीड वाइज में, राइट। 50% स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। इट विल बेसिकली रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट, एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट द एक्ट वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, राइट। जो इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी है टू ब्रिंग द रीजनल कनेक्ट ऑफ इंडिया विद द वेस्ट कंट्रीज, राइट। जो वेस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज है दोस्तों, उसके साथ उसको एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगी, ऑलराइट। तो ये था दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दोस्तों जो G20 का था, दैट इज ग्लोबल बायोफिल अलायंस एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। अभी G20 जितनी भी समिट हुई थी दोस्तों, उसके दौरान एक टर्म दैट इज ग्लोबल साउथ बहुत ज्यादा मीडिया में था, राइट। ग्लोबल साउथ, सर ग्लोबल साउथ, दैट इंडिया इज स्टैंडिंग फॉर द ग्लोबल साउथ, इंडिया इज प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, राइट। तो ये ग्लोबल साउथ है क्या, राइट? ये ग्लोबल साउथ है क्या सर, राइट? तो ये ग्लोबल साउथ बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग
लेस डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों, राइट। ये सारे अगर आप ये मैप में देख पा रहे होंगे तो ये एक ब्रांड लाइन बोला जाता है, ये एक ब्रांड लाइन बोला जाता है, राइट। जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं इसे हम ब्रांड लाइन बोलते हैं दोस्तों। ये बेसिकली जो एंटायर ग्लोब है उसको दो हेमिस्फीयर में बांटता है। द डाउन वन इज द ग्लोबल साउथ एंड द अप वन इज द वन यू कैन सी इन द पिंक इज द ग्लोबल नॉर्थ, राइट। तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है दोस्तों, ये हिस्टोरिकली काफी एडवांस कंट्रीज है, काफी एडवांस कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, वेल्दी कंट्रीज है, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज है, इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज है। एंड जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं दे आर बेसिकली not so technologically advanced, their standard of living are not so okay, all right। तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स है जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है दोस्तों, आप चाइना को देख पा रहे हैं, आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख पा रहे हैं, आप पूरे साउथ अमेरिका को देख पा रहे हैं, आप फ्यू कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया देख पा रहे हैं। हम सारे ग्लोबल साउथ के ग्लोबल साउथ में लाई करते हैं, राइट। इसकी एक बहुत बड़ी कारण कोलोनियलिज्म भी है दोस्तों, राइट। इसकी एक बहुत बड़ी कारण कोलोनियलिज्म भी है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वी वेयर द विक्टिम्स ऑफ कोलोनाइजेशन, जो अभी ग्लोबल नॉर्थ है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ऑलराइट। जिसके कारण जिसने हमें लूटा, आज वो हमारे लूटे हुए पैसे से ग्लोबल नॉर्थ करके अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं एंड अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द ग्लोबल साउथ, राइट। तो हम इट इज बेसिकली रिमेंबर इट इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो इट इज बेसिकली जियोग्राफिकली जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करते हैं, लार्जली अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, राइट। जियोग्राफिकली ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जहां पे एंटायर ग्लोबल साउथ जितने भी कंट्रीज हैं वो लाई करते हैं, राइट। वो तीन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, राइट। तो सिमिलरली जैसे कि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं दोस्तों, जैसे कि वो ऑब्वियस है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दे आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज, राइट। तो सर ये ब्रांड लाइन क्या है, ब्रांड लाइन क्या है, राइट। तो ब्रांड लाइन, ये जो ब्रांड लाइन टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, वो एक ब्रांड रिपोर्ट ऑफ 1980 से आती है, राइट। एक ब्रांड रिपोर्ट आया था 1980 से, वो बेसिकली उसने एंटायर जो हेमिस्फीयर है, ग्लोब है, उसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करके, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, डिवाइड हुआ था दोस्तों बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। ये तीन फैक्टर के बेसिस पे, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो ब्रांड रिपोर्ट है उसने एंटायर ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में बांट दिया था, दैट इज ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, राइट। सो इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट से ये टर्म आती है, दैट इज ब्रांड लाइन, राइट। सो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर एक लाइनर में बताऊं तो एक ब्रांड रिपोर्ट आया था 1980 में, जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को दो हेमिस्फीयर में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ऑलराइट। तो now let's discuss some of the other initiatives which was taken during the G20 meeting, all right, some of the other initiatives। आज हम G20 के बारे में बहुत होलिस्टिकली डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको G20 के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग एंड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, योर जॉब विल बी डन। फिर आपको IR की PD 365 नहीं खोलनी पड़ेगी, ऑलराइट। आप इसी पे लेक्चर देख लीजिए, योर वर्क विल डन। द अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय G20, ये उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों। इसमें से जो ये एक महर्षि वाला स्कीम था, महर्षि वाला इनिशिएटिव था जो मिलेट के ऊपर था, राइट। तो अगर आपको याद होगा जो 2020 था वो ईयर ऑफ मिलेट भी यूएन से घोषित कर दिया गया था, राइट। ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया गया था 2023 को, राइट। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था श्री अन्ना का, राइट। श्री अन्ना हमने मिलेट ना बोल के एक वर्ड श्री अन्ना को इनकॉर्पोरेट किया था फॉर मिलेट, राइट। तो मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको हम महर्षि भी बोलते हैं, वो एक इनिशिएटिव लिया गया था G20 के दौरान, ऑलराइट। तो ये क्या है दोस्तों, महर्षि जो इनिशिएटिव था,
इट इज बेसिकली द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, राइट। जितने भी चीफ साइंटिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर थे दोस्तों G20 मेंबर स्टेट्स के, दे बेसिकली unanimously supported this sustainable agriculture on food system for a healthy people and planet scheme under the initiative of महर्षि, राइट। तो जितने भी एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट थे G20 मेंबर स्टेट्स के, उन्होंने एक महर्षि स्कीम को यूनानिमसली लॉन्च किया था, राइट, इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट, राइट। तो इसकी सेक्रेटरीट भी होगी दोस्तों, इसकी सेक्रेटरीट बेसिकली होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च में, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है, राइट। एंड इसे टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा ICR ISAT से, देन इसे मिलेगा 1CGIAR सेंटर से एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट महर्षि इनिशिएटिव वॉज रिलेटेड is related to millet, right? Millet and other ancient Greeks, which was an initiative taken by the G20 countries, right? So the secretariat will be based in Indian Institute of Millet Research in Hyderabad, right? So it will focus on research and awareness about agro biodiversity, right? Agro biodiversity, food security and nutrition, right? So aligning with the International Year of Millet in 2023. All right, so this was the important fact about the Maharishi scheme, that was the millet and other ancient grains international research initiative, right? So the next initiative was business 20, right, that is B20. तो जब G20 चल रहा होगा दोस्तों, तो आपने साइड लाइन में बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स देखे होंगे, जैसे Y20 यूथ 20 हो गया, B20 दैट इज बिजनेस 20 हो गया, T20 था दैट इज टूरिज्म 20, B20 था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे, राइट। तो इसी का पार्ट था एक बिजनेस 20 दैट इज B20, राइट। तो B20 का जो थीम था दोस्तों, वो था रेस। रेस मतलब रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, राइट। रेस था इसका थीम, रिमेंबर, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, राइट। आप ये याद करें या ना करें, लेकिन आप ये रेज ये जो एब्रिविएशन है दोस्तों, ये फॉर श्योर आप कहीं पे लिख ले, क्योंकि आप इसको अपने आंसर राइटिंग्स में भी, ऐसे में और भी वेरियस पेपर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। रेस क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, जो कि थीम था B20 का, राइट। तो B20 इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में इन द ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम विद द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी, राइट। तो इसका मेन एम क्या है दोस्तों? ये बेसिकली जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, बिजनेस लीडर्स हैं एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको एक प्लेटफॉर्म देता है टू डेलिबरेट एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस बिजनेस happenings of the world, right? So this is the major aim of this particular platform, that is B20, right? It basically brings together all the policy makers, business leaders and experts from around the world, right? So the next one is global initiative on digital health, right? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये क्या है? तो बेसिकली हु, इसका पार्ट हु भी था, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड G20 इंडिया प्रेसिडेंसी अनाउंस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, राइट, दैट इज GIDH. इट इज बेसिकली अ की डेलिबरेबल ऑफ थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. हम एक बात करते हैं दोस्तों, आप कुछ मत याद रखिए, बस ये याद रखिएगा कि थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी क्या होता है, राइट। थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी बेसिकली होता है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा शेयरिंग, डिजिटल डेटा शेयरिंग, राइट। हम डिजिटल एंड एफिशिएंट डेटा शेयरिंग के थ्रू जितने भी मेजर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, जैसे कि पेंडेमिक, ये हम इजिली प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द थीम ऑफ थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी, जिसको एक इनिशिएटिव के थ्रू बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. So it is again for sure a platform for sharing digital goods and knowledge, right? Digital goods जैसे कि data हो गया दोस्तों, about we have one health, one country, one health program, right? We have आयुष्मान भारत and etc. ये सब क्या है? ये सारे भारत के डिजिटल हेल्थ स्कीम्स है, ऑल राइट, जिससे हम डेटा को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कोलैबोरेट करेंगे एंड कोलेट करेंगे, सो दैट हम इजिली हेल्थ डेटा शेयर करें टू प्रिवेंट एनी अपकमिंग फ्यूचर health crisis, right? So it will also be a platform for sharing digital goods and knowledge to promote countries capacity and strengthen international cooperation, right? So this was about the global initiative on digital health, that is GID, right?
नेक्स्ट वन इज फीबर। फीबर क्या है दोस्तों? इट वॉज बेसिकली फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क फ्रॉम पैंडेमिक्स, राइट। ये बेसिकली फीवर किससे रिलेटेड है? ये फीवर याद रखिएगा, कोविड-19 पैंडेमिक फीवर, राइट, एक सिम्टम्स था, तो फीवर है पैंडेमिक से रिलेटेड, राइट। इट बेसिकली एम्स टू क्रिएट अ क्रिएट अ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दोस्तों, राइट। ये एम करता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर क्रिएट करने में, एंड डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक outcomes when it comes to policy and investment policies to inform decision making when it comes to global pandemic, right? So not very important, but just remember the initiative, that is fever, right? It is related to the pandemic and health, social and economic vulnerability risk from the pandemics. All right, it was a initiative, it was a joint initiative by who? World Bank, IMF, European Investment Bank, right, in order to better understand health and economic vulnerabilities, right? So this was all about the uh, fever. All right, जब G20 चल रही थी दोस्तों, तो G20 के साइड ट्रैक में एक हमने इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग भी की थी, राइट। एज इंडोनेशिया वाज द प्रीवियस G20 प्रेसिडेंट, राइट। तो हमने जब इंडोनेशिया भारत में आया था, तो हमने एज ए साइड ट्रैक एक मीटिंग करके इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग भी किया था, राइट। तो व्हाट वाज दिस, राइट? It was basically a summit between India, Indonesia on the sidelines of G20 finance ministers and central bank governors meeting in Gujarat, right? जो फाइनेंशियल ट्रैक जब चल रहा था दोस्तों G20 का, दैट वाज द मीटिंग बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो हमने एक इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग भी किया था, राइट। इसका मेन एम क्या था? इट वाज बेसिकली एम्ड टू एनहांस कोलैबोरेशन ऑन बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स, राइट। तो जितने भी बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैटर्स से दोस्तों, उसके लिए हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट अग्रीमेंट साइन करने की बात कही थी, राइट, बिटवीन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, राइट। तो एशिया का इंडोनेशिया का इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों? इंडोनेशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंसेस, राइट? Because Indonesia has emerged as the India's largest trading partner in ASEAN region, right? जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसका इंडोनेशिया वन ऑफ द लीडिंग मेंबर है, उससे वो इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। इंडोनेशिया एंड इंडिया का जॉइंट ट्रेडिंग जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो है $38 बिलियन का, राइट। 2022-2023 की डेटा है। इसीलिए इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। इसीलिए G20 की जब फाइनेंशियल साइड ट्रैक मीटिंग चल रही थी दोस्तों, तो हमने एक इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग भी किया था, राइट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बिमस्टेक के बारे में, ऑल राइट। तो बिमस्टेक क्या है दोस्तों? इज बेसिकली अ बे ऑफ बंगाल, ऑलराइट। इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट। इसका ऑलराइट, ये बेस्ड है बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी अभी एक फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, राइट। जो बिम्स्टेक है दोस्तों, उसका फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था, कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में, ऑलराइट। तो चलिए हम बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं, राइट। तो बिम्स्टेक बना कब था दोस्तों? ये एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था जून 1997 में बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन की गई थी, दैट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिससे बिम्स्टेक बना था, राइट।
बट शुरू से ये बिम्स्टेक नहीं था दोस्तों, इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज बिस्टेक, राइट। बिस्टेक क्यों? क्योंकि ये जो बिस्ट है ये 4 इसके मेंबर कंट्रीज थे, राइट। 4 मेंबर कंट्रीज कौन-कौन थे? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 4 मेंबर कंट्रीज मिलके बिस्टेक दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बनाए थे 1997 में बैंकॉक में, राइट। उसके बाद म्यांमार म्यांमार है उन्होंने ज्वाइन किया 1997 में, फिर ये बन गया था बिम्स बिम्स्टेक, राइट। बिम्स्टेक दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट। इसका जो सेक्रेटरिएट है वो कहाँ पे है? ढाका में है। रिमेंबर दिस, राइट। जो बिम्स्टेक का सेक्रेटरिएट है वो ढाका में है, वो बैंकॉक में नहीं है, वो ढाका में है। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ बिम्स्टेक इज बेसिकली टू क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, राइट, एंड ऑल्सो मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट पर्पस है दोस्तों, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट सोशल प्रोसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ बिम्स्टेक आप याद रखिएगा, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, सोशल प्रोग्रेस एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, राइट। बट पहले 4 थे, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। उसके बाद म्यांमार भी ज्वाइन हुआ, फिर 5 हो गए। फिर लेटर 2004 में दोस्तों नेपाल एंड भूटान ने भी इस पर्टिकुलर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, दैट इज बिम्स्टेक फिर बना, ऑलराइट। तो अब टोटल मेंबर स्टेट्स हैं वो 7 हैं। बिम्स्टेक के अब टोटल 7 मेंबर्स हैं, रिमेंबर दिस, राइट। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ये पहले 4, फिर म्यांमार ने ज्वाइन किया, उसके बाद में नेपाल एंड भूटान ने फाइनली ज्वाइन करके इसको बनाया बिम्स्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट। इसकी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं दोस्तों? ऑलराइट, तो बिम्स्टेक्स की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली सॉवरेन इक्वालिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। तो एक काइंड ऑफ जो हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स की प्रिंसिपल्स होती हैं मोरलेस वैसी है, सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सेट्रा, ऑलराइट। तो ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है बिम्स्टेक की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक, राइट। सो बेसिकली बिम्स्टेक अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% बिम्स्टेक अकाउंट करता है, राइट। इट अकाउंट्स फॉर 2.7 ट्रिलियन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, राइट। 2.7 ट्रिलियन, वर्ल्ड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर, राइट। तो जितनी भी ग्लोबल ट्रेड होती है दोस्तों उसका जो 25% है वो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होता है, इसीलिए बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। 6 फोकस एरिया, लाइक बिम्स्टेक का जो जितने भी मेंबर्स कंट्रीज है दोस्तों उसका 6 फोकस एरिया क्या क्या है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, राइट। अब इसमें एक मजे का बात यह है, राइट, 2022 में बिम्स्टेक की 25th ईयर कंप्लीट हुई थी दोस्तों, राइट। बिम्स्टेक की 25 साल कंप्लीट हुई थी। इन्होंने 25 साल में एक बिम्स्टेक चार्टर बनाया था, राइट। जो भी रीजनल ग्रुपिंग पहले बनती है दोस्तों तो वो पहले अपनी एक चार्टर बनाते हैं, वो अपनी पहली एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं, लेकिन बिम्स्टेक का कोई भी चार्टर नहीं था, राइट। जब ये बना था बेसिकली 1997 में दोस्तों, तब इसका कोई भी चार्टर नहीं था, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 1997 में बना था, तब उसका कोई भी चार्टर नहीं था। बिम्स्टेक वाज जस्ट एन म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द 4 मेंबर कंट्रीज, राइट। फिर 2022 में जब इसका 25 साल हुआ तब एक बिम्स्टेक चार्टर बनाया गया, कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में, ऑलराइट। उन्होंने एक चार्टर बना के बिम्स्टेक को एज एन फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग बनाया, राइट। फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब बिम्स्टेक एक लीगल लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। आप किसी भी मेजर समिट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी G20 हुआ था, राइट, G7 हो गया, तो G7 में जो इनवाइटिस कंट्रीज होते हैं, इनवाइटिस मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, राइट। एंड एज बिम्स्टेक जो था वो एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, क्योंकि इसका कोई चार्टर नहीं था, इसे कहीं इन्विटेशन नहीं मिलती थी। लेकिन चूंकि अब ये एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन में बन चुका है, फ्रॉम ग्रुपिंग टू इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसे इनविटेशन मिलेगी एंड बिम्स्टेक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट।
तो अभी जो फॉरेन मिनिस्टेरियल समिट हुआ था दोस्तों बैंकॉक में, उसका मेन एम क्या था? तो जितने भी पिलर्स थे दोस्तों, पहले 14 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे बिम्स्टेक के, राइट? जैसे कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज आप देख पा रहे हैं, ट्रेड, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ये टोटल 14 थे। अब उसको इन लोग कन्वर्ट करके उसको रिड्यूस करके 7 किए, राइट? 7 क्यों किए? क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी 7 हैं, राइट? बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी 7 हैं। अब ये सातों मिलके एक एक इंपॉर्टेंट पिलर की लीडरशिप ले लेंगे एंड वो इंश्योर करेंगे कि वो इंपॉर्टेंट पिलर सेफगार्ड हो रहा है। तो इसीलिए जो इंडिया की पिलर है दोस्तों बिम्स्टेक के अंदर, वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का क्यों? क्योंकि इंडिया वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, राइट? इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को देखता है इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में। इसीलिए इंडिया को सिक्योरिटी का फैसेट मिला हुआ है, सिक्योरिटी का पिलर मिला है। वैसे थाईलैंड को मिला है कनेक्टिविटी का, थाईलैंड को मिला है कनेक्टिविटी का, राइट? इसीलिए आप आईएमटी कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा। आईएमटी दैट इज इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड कॉरिडोर, राइट? ये एक थाईलैंड के जो पिलर है दैट इज कनेक्टिविटी, उसका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था दोस्तों ऑफ बिम्स्टेक, राइट? So this is how 7 pillars are divided between the 7 countries, and each country needs to be organize information and data in each pillar so that they can consensuously work on those important pillars. So this was all about the BIMSTEC. So जो नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों, उसमें हम एशियन को भी ब्रॉडली कवर करेंगे। आज के लिए लेक्चर लंबा हो गया है, इसीलिए हम ये दोनों पार्ट में ही इसको सम अप करते हैं। एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस इंटरनेशनल रिलेशन का पीटी 365 सीरीज। हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड ऐसे हम आधा आधा घंटे, एक एक घंटे में पूरी आईआर की पार्ट कवर कर देंगे, राइट? ताकि आपको 3-4 घंटे एट ए स्ट्रेस बैठ के नहीं देखना पड़े। आप खाना खाते खाते भी इस आधा घंटे के लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? एंड आईआर का जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों प्री मेंस में बहुत ही बढ़ रहा है एंड साइमल्टेनियसली इंटरव्यू में तो और भी ज़्यादा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव टू नॉट नेग्लेक्ट द आईआर पार्ट। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं स्पेसिफिक एक आईआर रिलेटेड पीटी 365 की सीरीज लेके आऊँगा एंड मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट? तो विद दिस लेट्स एंड टुडेस लेक्चर। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ एग्जीक्यूटिव आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी सपोर्ट मिलता है। एंड ऑल्सो शेयर करें इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे, राइट? क्योंकि आप अगर साथ में पढ़ाई करेंगे, कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोऑपरेटिव अप्रोच लेके चलेंगे, तो आप ना ही अपनी सक्सेस इंश्योर करेंगे, आप अपने साथ वालों को भी सक्सेस ही एक मीडियम बनेंगे। ऑलराइट, so keep watching, keep learning with Executive IAS. Until next time, this is your host, guide and friend Naman, signing off.